So students, now we are going to start the new chapter. न्यू चैप्टर का नाम क्या है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेसिकली आप लोगों के पास जो हम बात करने वाले हैं बेटा, वो किस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम लोग आज? हीट और टेम्परेचर का बेसिक डिफरेंस जानेंगे. उसके बाद दो तीन चीज़ें और जानेंगे. राइट. मैं अगर आपसे कहता हूँ हीट क्या है, तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूँगा व्हाट इज हीट, तो हीट इज सिंपली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस इन द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. कोई कितना कूल है, कोई कितना हॉट है. हाँ भैया, ज़्यादा हॉट हो रहे हो. ये चीजें क्या क्या दे रही है मेरे को. तो ऐसी चीज़ों का पता हम लोग किससे बताते हैं? हीट से. ठीक है. तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेजर्स द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. ठीक है. अब यहाँ पर बेटा आपके पास दो टर्म जो आप इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हो, एक तो आपके पास हीट और दूसरा टेम्परेचर. क्या ये दोनों सेम है? तो बेटा बिल्कुल सेम नहीं है, अलग अलग है. टेम्परेचर क्या है और हीट क्या है? तो अगर मैं बोलूंगा बेटा टेम्परेचर ये इफेक्ट है हीट का. टेम्परेचर इफेक्ट है हीट का, यानी कि हीट बड़ी वैल्यू है, मतलब हीट का डोमेन बड़ा है और टेम्परेचर डोमेन छोटा सा है. राइट. टेम्परेचर के बढ़ने या घटने की वजह से ही आप लोग किसी भी बॉडी में हीट का पता लगाते हैं. वेल, हीट ऑफ अ बॉडी या हीट इन अ बॉडी, इस बात का कोई मतलब नहीं होता. हीट ऑफ अ बॉडी और हीट इन अ बॉडी का कोई मतलब नहीं होता है. मतलब है तो किस बात का है? मतलब है तो सिर्फ इस बात का है कि आपके पास जो हीट होती है वो हमेशा इन ट्रांजिट फॉर्म होती है. इन ट्रांजिट फॉर्म मतलब हमेशा चलती रहने वाली. और हमेशा चलती रहने वाली का क्या मतलब है? हमेशा चलती रहने वाली का मतलब है कि ये हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रेवल करेगी और तब तक ट्रेवल करेगी जब तक कि इन दोनों का तापमान आपस में इक्वल ना हो जाए. और एक ऐसा पॉइंट जहां पर आकर इन दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम. ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा था. उसमें क्या था? इफ ए इज इक्विलिब्रियम विद सी एंड बी इज इक्विलिब्रियम इन सी, तो हमारे पास ये ए है, ये सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ है, तो ए और बी भी हमारे पास क्या होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे. थर्ड लॉ हमारे पास इज ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इफ ए एंड बी बोथ आर इन इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर एज वेल. राइट. तो यहाँ पर भी हमारे पास यही कहानी फॉलो भी होती है कि आपके पास जो एक बॉडी है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में है, और अगर दोनों आप कनेक्ट कर देते हो तो बेटा यहाँ पर हीट का फ्लो होना शुरू हो जाता है, यानी कि हीट ट्रांजिट हो रही है. ये किसी बॉडी के अंदर जा रही है, ये कहना नहीं, बस हीट फ्लो हो रही है, इतना ही कहना है, ये हीट है. फिर सर इसके टेम्परेचर का बढ़ने का और टेम्परेचर वगैरह क्या सीन है? तो बेटा टेम्परेचर वगैरह की कहानी जो आती है, ये आती है हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल से. कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी भी टेम्परेचर को डिफाइन करूंगा, तो टेम्परेचर को डिफाइन करा जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल. किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ गया है, वो हम उसको जो है टेम्परेचर से बताते हैं, है ना. और इसका रिलेशन अभी हम लोग जब चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, ये इससे भी पढ़ेंगे. E = 3/2 RT. ये हम लोग जो है अभी आगे देखेंगे. अभी के लिए बस नोट कर लो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास रिलेशन है वो ये रहता है. राइट. वेल, कमिंग अबाउट द डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट टर्म्स, हमारे पास इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स थ्योरेटिकल डिस्कस करने के लिए हो जाएंगे, लेकिन फटाफट से यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अब थर्मोमेट्री के नाम पर. थर्मोमेट्री क्या होती है? तो थर्मोमेट्री क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, इज कॉल्ड थर्मोमेट्री. तो ये आपसे पूछा जाएगा कि अगर पूछता तो नहीं है, बस पता रहना चाहिए कि थर्मोमेट्री का टर्म क्या है. तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमेट्री. राइट. अब हमारे पास बेटा थर्मोमेट्री यहाँ पे वर्ड आ रहा है, तो आपको एक चीज पता होगा, थर्मोमीटर. पता है? हाँ. पता है? थर्मोमीटर. ठीक है. अब आज हम लोग थर्मोमीटर को देखेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ों को नापता है, क्या चीज़ें वो परफॉर्म करता है, कैसे परफॉर्म करता है. तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ थर्मोमीटर ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे. तो डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स आज जानेंगे. तो आज का आपका टॉपिक रहने वाला है डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा आज का? डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. अब बेटा ये डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर कैसे आते हैं, क्या आते हैं, आज मैं आपको समझाता हूँ. और रटना नहीं है, मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता दूंगा और उस ट्रिक से हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे पास जो है सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी. राइट.
एक्चुअल में कोई भी आपके पास जब टेम्परेचर स्केल बनाया जाता है, दुनिया का कोई भी टेम्परेचर स्केल हो, उसमें दो चीज फिक्स रखी जाती है और उन फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, एक LFP और एक बोलते हैं UFP। बेटा LFP का मतलब होता है कि उस बॉडी का लोअर फिक्स पॉइंट कितना है। क्या है? लोअर फिक्स पॉइंट कितना है। ये जनरली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस पॉइंट भी बोल देते हैं। तो LFP इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट, ठीक है। और UFP होता है आपके पास अपर फिक्स पॉइंट। क्या होता है बेटा? अपर फिक्स पॉइंट। अब ये अगर पानी के हिसाब से देखेंगे तो उसका हम लोग बॉइलिंग पॉइंट लेकर चलते हैं, ठीक है। किसी भी बॉडी पर अगर आपसे बोला जाएगा कि आप टेम्परेचर बताइए, तो उसमें हमें एक चीज याद रखनी होती है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, किसी भी स्केल का टेम्परेचर में से आप अगर माइनस करते हैं लोअर फिक्स पॉइंट को अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये वैल्यू हमेशा आप लोगों की कांस्टेंट रहेगी। यानी कि अगर मेरे पास कोई कंडीशन ऐसे दे देता है तो मेरे पास ये वैल्यू क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। इस बात से आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। मैं आप लोगों को दो चार चीजें समझा देता हूं, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए कैसे। आप लोगों को ये चीज पता है कि हमारा जो नॉर्मल थर्मोमीटर है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर कैलिब्रेटेड कर लेता हूं। अब 0 डिग्री से 100 डिग्री पर क्यों कैलिब्रेट होता है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर मैं उसको डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट बोलता हूं तो मैं 0 डिग्री सेल्सियस बोलता हूं, इसलिए मैंने उसको क्या रख दिया, इसका लोअर फिक्स पॉइंट LFP 0 पे रख दिया। और वाटर का ही जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पे जाके बेटा वो बॉइल होता है, वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 डिग्री हो गया, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही हर एक स्केल का अपना लोअर फिक्स पॉइंट और हायर फिक्स पॉइंट रहता है। एग्जांपल के तौर पर ये आपके पास हो गया, जब आप स्केल कौन सा ले रहे हैं? सेल्सियस स्केल। अगर आप यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल ले लेते हैं तो बेटा जो आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल है, ये फ़ारेनहाइट स्केल आप लोगों के पास लोअर पॉइंट रहता है 32 फ़ारेनहाइट का और हायर पॉइंट रहता है 212 फ़ारेनहाइट का, राइट। अगर इसी चीज को आप लोग केल्विन का स्केल लेते हैं तो केल्विन के में जो लोअर फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 273.15 होता है और जो अपर फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 373.15 होता है। याद आ रहा है भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हम लोग देखेंगे सारे रिलेशन कैसे भी आते हैं, तो पहले ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। हालांकि इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, बट ग्राफिकल मेथड पूछा भी नहीं जाता, आपका इसी फॉर्मूले से काम हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मैं लेके आता हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो इस रिलेशन को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि ये वैल्यू चाहे इसके लिए हो, चाहे इसके लिए हो, चाहे इसके लिए कांस्टेंट ही आनी है। तो यानी कि इसकी ये वाली वैल्यू ले लो और इसकी ये वाली वैल्यू ले लो, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। भाई हम लोग थर्मोडायनामिक्स में भी और अपने चैप्टर 5 6 ऑफ मैटर में ही तो करते हैं। अगर PV कांस्टेंट है तो P1 V1 = P2 V2। भाई हमने ये तो कहा था वहां पे PV अगर हमारे पास कोई चीज कांस्टेंट आई थी, इसका मतलब था P1 V1 = P2 V2। यानी कि अगर ये चीज मेरे पास कांस्टेंट आ गई है तो लेट्स से फॉर सेल्सियस स्केल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, कितना है बेटा इसका लोअर फ्रीजिंग पॉइंट? 0 अपॉन अपर फ्रीजिंग पॉइंट इसका कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया बेटा यहाँ पर हमारे पास? 0 इज इक्वल्स टू, मेरे को किसके इक्वल रखना है? लेट्स से मेरे को फ़ारेनहाइट स्केल के इक्वल रखना है। तो फ़ारेनहाइट स्केल में क्या आएगा? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट कितना आ गया? 32 अपॉन में अपर फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया? 212 माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट 32, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो बेटा मेरे पास आ जाएगा Tc/100 इज इक्वल्स टू TF माइनस 32 अपॉन में 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 180। 25 जा 100, 29 जा 180। तो आप लोगों के पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आ जाएगा 9 इधर पहुंच जाएगा 9/5
इंटू TC टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल प्लस 32। क्लास 7th 8th 9th में से आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ये चीज़ जरूर करी होगी, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में, वो रट्टा मारते थे तुम लोग, कितना गंदा वाला, फिर भी पेपर में गलत करके आते थे, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों से जो है पूछी जाती है बेटा, कहाँ पे आप लोगों के पास आंसर आएगा, तो ये आप लोगों से सिंपली पूछ लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू आप लोगों से पूछी गई तो आप निकाल सकते हो आराम से, ऐसे ही इसका रिलेशन इसके साथ निकाल सकते हो। तो किसी का भी स्केल आपका बन सकता है, जैसे कि मुझे अपना स्केल बनाना है मेरा, तो बस मुझे दो चीज़ फिक्स करनी पड़ेंगी। क्या? एक फ्रीजिंग पॉइंट, लेट से मेरा एक स्केल है भानु स्केल, लेट से मेरा एक नया स्केल है भानु स्केल, और मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट है मैंने ले लिया 25B, जैसे वहाँ 25F लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, मेरा 25B। और जो मेरा हाईएस्ट पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, लेट से 25 का स्क्वायर 625 से लेते हैं। मर्जी मेरी, क्या फर्क पड़ रहा है, की फर्क पहन रहा है, कोई फर्क नहीं, कितना भी ले लो, हम इतने बॉइल हो गए मान के चल लो। ठीक है, अब ये आपके पास इतना आ गया। मैंने कहा कि अगर डिग्री सेल्सियस में, या फिर और दूसरा लेते हैं, वो लेते हैं केल्विन। अगर केल्विन में आपको टेम्परेचर 30 दे रखा है, तो बताओ वही 30 केल्विन का मेरे पास टेम्परेचर कितना आएगा, आराम से निकाला जा सकता है इस फॉर्मूला को यूज करके। देखो केल्विन का टेम्परेचर मैंने कितना दे रखा है आपको 30, यानी कि टी के आपको कितना दे रखा था 30, माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका 273.15। ये मैं ऐसी मजाक में ले रहा हूँ वैल्यू, तो 273.15 मतलब कुछ भी आ जाए माइनस में से, मुझे बस तुम्हें लॉजिक सिखाना है। अपॉन में 373.15 माइनस 273.15 100 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 100 लिख सकता हूँ, और ये इक्वल हो जाएगा T ऑफ B, ये तो पूछा मैंने आपसे, माइनस मेरा लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 25, तो माइनस कर दो 25 अपॉन में 600, इसको सॉल्व कर देना, आपके पास T भी आ जाएगा। हो गया ना आंसर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी एक स्केल को, एक और स्केल दिया था र्यूमर स्केल, है ना, उसमें 80 होते हैं, तो वो तो आप 0 और 80 होते हैं, तो वो आप अपने आप बना लेना कि भाई उसका अपर फ्रीजिंग पॉइंट ये है, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट ये है। इस फॉर्मूले को यूज करके आप कोई सा भी स्केल कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चन आज पूछ जाते हैं, इतना नोट करो, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा बेटा, थर्मल एक्सपेंशन। क्या आएगा? थर्मल एक्सपेंशन। वेल ये टॉपिक काफी अच्छा है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा सॉलिड का वो वाला ग्राफ याद दिलाना चाहता हूं, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में बनाया था। बेटा पिछली क्लास में बनाया था, आपके लिए बनाया था। वो ग्राफ कुछ आपको याद आ रहा हो तो ऐसा कुछ था, जिसमें हम लोग एनर्जी और उसका ग्राफ बनाते हैं, तो ये ऐसे आया था। याद आ रहा है? सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने ऐसा बनाया था, उसके इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में बताए थे कि पास कितना पास जाता है, R0 सबसे स्टेबल है बेटा। हाँ बिल्कुल, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ था, बिल्कुल परफेक्ट यही पकड़ा है। तो ये चीज हम लोगों को समझनी होती है। एक्चुअली इस ग्राफ को मैं तरीके से बना देता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको याद दिलाता हूँ। अब देखो एक्चुअल में क्या है कि आप लोगों से अगर बोलेगा तो ग्राफ ना ये कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ही बनाना आप लोग। मैं ऐसे ऐसे पे क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, इसको देखते हैं। एक्चुअल में हाँ केमिस्ट्री भी है, केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल वहां भी पढ़ाया था। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आप लोगों को एक चीज बताई जाती है कि जब भी हम लोग हीट करते हैं तो चीजें एक्सपेंड होंगी, बट व्हाई दे ऑलवेज एक्सपेंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकती? जबकि एक्सपेंशन का मतलब जब हम लोग टेम्परेचर को हीट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इससे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ता है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर किसी पार्टिकल के अंदर है, अगर किसी पार्टिकल के अंदर मान के चलो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहीं पे भी है, तो अगर अभी तुम यहाँ पर मेरे सामने मेरे पैर के नीचे आ लगा दो तो मैं उछलूंगा ऊपर नीचे, ऑब्वियसली। लाओ भाई केरोसिन। तू भी चलेगा साथ, ध्यान रखो। नहीं भाई कूदोगे तो आप पकड़ के चलूंगा मैं। इधर देखो, कुल मिला के कहानी ये होगी, सुनो तो सही। इधर यहाँ पर क्या होगा कि जो पार्टिकल है यार, ये भी तो इस तरीके से कूद रहा होगा। अरे यार मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे आए दाएं, सारी भी नहीं ले लोगे यार। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा, तो कुल मिला के ये है
या तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए था, अंदर जा रहा है तो फिर सिर्फ एक्सपेंड ही क्यों होता है भाई? अगर ये अंदर की तरफ जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, बट हम लोग तो सिर्फ एक केस लेके चलते हैं कि बाहर ही आ रहा है। एक्चुअल में इस बात का आंसर ध्यान से देखने पर एक ग्राफ देता है। कैसे? अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखते हैं तो बेटा ये R0 डिस्टेंस और लेट्स से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T पर यहाँ पर आपका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इससे पीछे का है यानी कॉन्ट्रैक्शन का है, और इस पॉइंट पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर लाई करेगा। सेम पॉइंट पे सेम टेम्परेचर पे दो जगह पोजीशन ले सकता है, ये है कॉन्ट्रैक्शन की या ये एक्सपेंशन, ये ऐसे ऐसे जा रहा है ना ऊपर नीचे, ठीक है। मैं दो पॉइंट ले लिए, एक वो ये है एक ये। ये वाला जो इस R0 से पीछे का जो डिस्टेंस था, ये वाला पॉइंट कॉन्ट्रैक्शन का केस था, बताया था मैंने आपको, और ये वाला पॉइंट एक्सपेंशन का केस था। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो बेटा तो कॉन्ट्रैक्शन का पॉइंट काफी कम है और एक्सपेंशन का पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो लेट्स से कि पॉइंट कहीं यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये ग्राफ बिल्कुल सेम जैसा ये गया है ऐसा ही जाकर यहां से ऐसे हो जाता बिल्कुल सेम, तो ये कभी भी एक्सपेंड नहीं करता हीट करने पे, लेकिन इसका ग्राफ ऐसे नहीं जाता है, ग्राफ ऐसे जाता है। तो इस वजह से जो एवरेज वैल्यू है वो थोड़ी सी एक्सपेंड ही होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड भी नहीं होती, मतलब वो डिपेंड करेगा मटेरियल टू मटेरियल, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन क्यों होता है कि हमारे पास ग्राफ में सिमेट्री नहीं होती है। जो R0 के आगे एक्सपेंशन वाला ग्राफिकल पोर्शन है वो ज्यादा डिस्टेंस लेकर चलता है, जिसकी वजह से एवरेज आने पर भी हमारा एक्सपेंशन की तरफ ग्राफ एक्स्ट्रा प्लॉट हो जाता है, और यही रीजन हमें बताता है कि आपका कोई भी चीज एक्सपेंड क्यों करती है। एक्सपेंशन के लिए आप लोगों के पास तीन छोटी छोटी चीजें दी जाती हैं। मान के चल लो एक वायर दे दिया तो उसका लीनियर एक्सपेंशन होगा, एक शीट दे दी तो उसका सरफेस एरिया एक्सपेंशन होगा, और अगर आपके पास एक क्यूब दे दिया तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। यानी कि आपके पास आपको जो थर्मल एक्सपेंशन पढ़ने हैं ये तीन पार्ट में पढ़ने हैं, जिसमें पहला आपके पास आएगा लीनियर एक्सपेंशन, और ये लीनियर एक्सपेंशन जो होगा बेटा ये किसके केस में होगा, ये होगा आपके पास एक छोटे से वायर जो कि वन डायमेंशन का रहने वाला है। दूसरा एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं बेटा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और ये जो हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा ये हमारे पास एरिया के ऊपर होने वाला है। और तीसरा एक्सपेंशन जो होगा बेटा वो पूरी बॉडी के LBH पर होने वाला है, तो इसलिए ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन बोलते हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन यानी कि एरिया शीट के ऊपर, ठीक है। मैं आप लोगों को एक ये करा दूंगा, बिल्कुल सेम आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ये करना है, और फिर उसके हमें रिलेशन निकालना है कि लीनियर, सुपरफिशियल और वॉल्यूमेट्रिक में रिलेशन क्या क्या आते हैं। स्टार्ट करें। देखो बेटा, जब आप किसी एक रॉड को हीट करते हो तो उस रॉड को हीट करने की वजह से वो रॉड थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। और आपकी रॉड कितनी लंबी होगी ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? आपके रॉड की इनिशियल लेंथ पर बेटा, और दूसरा आपके टेम्परेचर पर। समझ में आ रहा है? लेट्स से आपके पास आपकी रॉड की लेंथ L थी, तो ये जो लेंथ L है ये आपके पास एक्सपेंड होकर लेट्स से L डैश बन जाएगी। तो ये जो इंक्रीज इन लेंथ है उसको मैं क्या कह सकता हूं? L डैश माइनस L इज इक्वल्स टू डेल्टा L बोल दूं। ये तो हम पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर में, राइट? L डैश माइनस L इज इक्वल्स टू डेल्टा L बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली चीज तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अब मैं आपसे कहूं कि ये जो चेंज इन लेंथ है L डैश ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास, कि आपके पास किसी भी वायर की लेंथ कितनी होगी? डेल्टा L नहीं, L डैश तो मैं कह रहा हूँ चेंज जो है नया जो लेंथ आया वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास वैल्यू कितनी है उस लेंथ। जब जितनी लंबी वायर होगा उतना एक्सपेंशन भी लंबा होगा, कि उसकी लेंथ ज्यादा लंबी है, या छोटा वायर है वो थोड़ा सा कम खींचेगा, एक्सपेंशन कम होगा। कांस्टेंट हो गया मतलब इतना होगा? नहीं, वो डिपेंड कर रहा है लेंथ पे। एक्स यहाँ पे आपको ये बताना है कि लेंथ कितनी लंबी बड़ी। अब जितना लंबा वायर होगा छोटा सा वायर छोटा सा खींचेगा ना। हाँ, उस पूरे बॉडी का मटेरियल ये जरूर है कि जितना लंबा लेंथ लिया है उतना ही खींचेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो वैल्यू आगे वो ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कितना लंबा खींचेगा तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना।
इतना सा वायर इतना खिंच गया और इतना बड़ा वायर इतना खिंच गया, तो बेसिकली जब आपने बड़ा वायर लिया तो खिंचा भी ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर के। और दूसरा ये एल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास चेंज इन टेम्परेचर के। कितना टेम्परेचर आपने डाला है, ज्यादा करोगे ज्यादा डाला है, और बाकी समझ गए है ना। तो कुल मिला के अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूं बेटा, फर्स्ट और सेकंड को, तो आपके पास आएगा एल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल टाइम्स डेल्टा टी। एल डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास एल टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, राइट। अब ये एल डैश का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आऊंगा तो मेरे पास एक कोफिशिएंट आएगा। क्या आएगा, कोफिशिएंट आएगा, और उस कोफिशिएंट का जो नाम है वो क्या आएगा मेरे पास, थर्मल कोफिशिएंट। अब देखिए बेटा इस एल डैश ये आपको समझ आया चेंज इन लेंथ। अब ये चेंज इन लेंथ को मैं डेल्टा लिख दूं, यहाँ पे समझ जाओगे ना कहानी को, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एल डैश में से एल हटा दिया। अब मैं ये चीज किसके लिए बोल रहा हूँ, डेल्टा एल के लिए तो बोल रहा हूँ, चेंज इन लेंथ जो है तो हटा दो, समझ गए ना कहानी को। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा एल क्या है, ये वाली वैल्यू, परफेक्ट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, नाउ आई कैन राइट डेल्टा एल इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा एक, अगर ये हटेगा तो ये आएगा एल टाइम्स ये अल्फा बना रहा हूं मैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये अल्फा डेल्टा टी, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यहाँ पर, हाँ अल्फा। अब ये अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है यहाँ पर, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या रख दिया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब यही चीज मैं आपके पास एरिया में डाल दूंगा तो अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, यही चीज जब मैं वॉल्यूम में डाल दूंगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, बीटा की जगह गामा आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली है। इतनी चीज समझ में आई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस डेल्टा एल को अगर मैं खोल देता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एल डैश माइनस एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी लिखा जा सकता है। और इस एल को अगर मैं इधर भेज देता हूं तो मेरे पास एल डैश क्या है, नई लेंथ, डेल्टा एल चेंज है, डेल्टा एल ऐसे निकालेंगे, एल डैश न्यू लेंथ। समझ में आ रहा है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन समझना चाहिए चीजों को। तो एल डैश की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एल प्लस एल टाइम्स अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। अब यहां से अगर आप एल को कॉमन बना लेते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा एल टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। समझ में आ गया, तो एल डैश इज इक्वल्स टू एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आपसे पूछता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा को कैसे डिफाइन करोगे, तो देखते हैं। अल्फा को डिफाइन करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, इधर से इस एल को दोबारा वापस ले जाता हूं और ये वाला एल और डेल्टा के नीचे ले जाता हूं। तो मेरे पास इस वाली इक्वेशन से आप लिख सकते हो एल डैश माइनस एल अपॉन में क्या आ जाएगा, एल टाइम्स डेल्टा टी, ये आएगा ना, यही तो बचेगा बेटा, एल टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू अल्फा। और ये क्या है मेरे पास, चेंज इन लेंथ, यानी कि आप कह सकते हो मेरे पास जो अल्फा आएगा वो आएगा डेल्टा एल बाय एल टाइम्स डेल्टा टी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नाउ हाउ विल यू डिफाइन अल्फा, तो अल्फा क्या कहोगे आप, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर या पर यूनिट टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैं रख रहा हूं तो पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ अपॉन में टेम्परेचर। अब देखो लेंथ और लेंथ की यूनिट तो कट जाएगी, लेंथ और लेंथ तो सेम ही है, चाहे डेल्टा है चाहे इतना सा इतना हो, दोनों की यूनिट तो मीटर ही है, टाइम नहीं टेम्परेचर। तो अल्फा की जो यूनिट आएगी वो हमारे पास किसकी आ जाएगी, पर केल्विन की आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही इसको मिटा दो, पर केल्विन, पर केल्विन बेटा, इसकी ऐसे हो जाएगी पर केल्विन, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर की ऐसे होती है केल्विन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी आपके पास ये मानेगा कि मान के चलो पहले आपके पास एरिया ए था, फिर आपके पास ए डैश हुआ, तो ए डैश यानी कि फिर आपको वही ए डैश माइनस ए करोगे तो डेल्टा ए आ जाएगा,
तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू, जैसे वहां पे लेंथ आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टाइम्स अल्फा की जगह बीटा डेल्टा टी आ जाएगा। हाँ, ये सुपरफिशियल एक्सपेंशन का होगा, बाकी सब कुछ सेम है बिल्कुल ऊपर की तरह, बस यहाँ पे लेंथ की जगह एरिया आ जाएगा, इसी जगह बीटा आ जाएगा, और फिर आप वही निकालोगे ये तो मैं ऐड कर देता हूँ, ए डैश इज इक्वल्स टू ए टाइम्स 1 प्लस बीटा डेल्टा टी आ जाएगा। और यहाँ पर जिस तरीके से आपने अल्फा निकाला था, यहाँ पर अगर आप बीटा निकालोगे बेटा, तो बीटा क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए टाइम्स डेल्टा टी। तो बीटा क्या कहोगे, चेंज इन एरिया पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, सिमिलरली बीटा आ गया। ऐसे ही जब वॉल्यूम का निकालेंगे तो गामा आएगा, तो गामा में क्या आ जाएगा, v डैश इज इक्वल्स टू v1 प्लस गामा डेल्टा टी। समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी ने। अब यहाँ पे देख लो भैया, गामा की वैल्यू सीधे सीधे भाई जैसे निकाली थी, तो गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाय v टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। ये भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो गामा की डेफिनेशन भी यही हो जाती है। ठीक है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास तीन तरीके के एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो जाता है। इतना नोट करें, फिर आगे टॉपिक पर चलते हैं। अब बेटा जो अगला हेडिंग है वो डाल दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। क्या डालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। थैंक यू। अब बेटा आप लोगों को आइडियल गैस की एक फेमस इक्वेशन है जो बचपन से आपको पढ़ाई है, पहले चैप्टर से, बिल्कुल एक ही चीज तो मैं आती होगी जिंदगी में, PV इज इक्वल्स टू NR, राइट। ये आइडियल गैस की इक्वेशन होती है, ये बात तो हमें पता है। अच्छा, अगर मैं कहता हूं कांस्टेंट प्रेशर पे मैं कुछ काम कर रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर पर मैं कुछ काम कर रहा हूं, तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब P तो चेंज होने से रहा, बट वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम मेरे पास डेल्टा V आएगा। N सेम रहता है, R सेम रहता है किसी भी गैस का, बट वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। भाई एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा और टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज डेल्टा T मान लिया मैंने, राइट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। कर दूं तो देखो क्या आएगा मेरे पास, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस आई हैव P टाइम्स डेल्टा V। यहाँ सारी चीजों कट जाएंगी तो काट ही देता हूँ, तो कुल मिला के मेरे पास जाएगा डेल्टा V बाय V इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाय T। यही बचेगा। हाँ। एक काम करो, इसको मैं यहाँ पे ले आऊं, इस डेल्टा T को यहाँ पे ले आऊं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा V बाय V टाइम्स ऑफ डेल्टा T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T। और ये वाली वैल्यू अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले देखी हो, किसकी आई थी, वॉल्यूमेट्रिक यानी कि गामा की। तो यहाँ से आपके पास क्या आता है, गामा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T आप लोगों के सामने आ जाता है। और ये चीज आप लोगों से अगर पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। वो ऊपर डेल्टा V अपॉन गामा लिखा है या फिर V लिखा है? नहीं, V सारे V है बेटा, गामा सिर्फ यहाँ पे लिखा है मैंने। जब एक डेल्टा V बाई V इंटू डेल्टा T हुआ है तब जाके मैंने उसको गामा लिखा है। ठीक है, अब आपके पास गामा और टेम्परेचर का ग्राफ भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो बेटा गामा और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा देखा गया कि जब तक टेम्परेचर की रेंज 200-250 थी तब तक तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ गामा भी बढ़ रहा था, लेकिन एक समय के बाद आकर वो कैसा हो जाता है, जब टेम्परेचर आपका 500 डिग्री तक पहुंच जाएगा, 500 केल्विन तक पहुंचेगा, तो आपके पास वो कांस्टेंट रहना शुरू हो जाएगा, यानी कि एक वैल्यू तक तो बढ़ता है गामा, लेकिन जब आपके पास टेम्परेचर 500 केल्विन तक हो जाता है तो फिर वो बढ़ेगा नहीं, है ना, फिर वो कांस्टेंट रहना शुरू हो जाएगा उस टेम्परेचर पर आकर, और उसके आगे फिर वो क्या चलता रहेगा, कांस्टेंट चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को छोटी मोटी चीजें पूछी जाती हैं। और फिर एक रिलेशन ऐसे पूछ लेते हैं कि भैया आप लोग बताइए इन सब के बीच में कैसा संबंध था, यानी कि हाँ, ये क्या बेटा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, किस किस के बीच का, अल्फा का, बीटा का और गामा। ठीक है, हाँ संबंध बेटा ये वाला है, इसको अलग ही चल रहे हैं आज। हाँ, ये वाला नहीं है बेटा, ये फिजिक्स वाले सिंबल्स हैं जो अगर आपने नहीं करे तो आपकी क्लास नंबर कट जाएंगे। ठीक है, फिर हाँ, फिर तेरा कट जाएगा। आगे देखो, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा।
है ना। इसमें देखते हैं कैसे क्या आता है। देखो बेटा, किसी भी बॉडी पर आप लोगों को एक चीज़ पता है कि अगर मैं वॉल्यूम दूंगा तो वॉल्यूम किस तरीके से आएगा, L के क्यूब के साथ होता है। भाई आपको पता है ना कि V इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, L का क्यूब होता है। लेकिन जब मैंने किसी भी बॉडी को हीट किया और एक्सपेंशन हो गया, क्यूबिकल एक्सपेंशन हो गया, तो बेसिकली वहां पे मेरे पास जो वॉल्यूम आएगा वो क्या बनेगा था, V डैश बना था। और V डैश मेरे पास क्या आया था, L डैश का क्यूब आ जाएगा, राइट। और L डैश क्या था मेरे पास, चेंज इन लेंथ वाला, यानी कि नई लेंथ थी। L डैश क्या थी मेरे पास, नई लेंथ थी। तो आपके पास L डैश की जो वैल्यू थी वो क्या आई थी, L ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, यही आया था। याद आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास अगर V डैश लिखना है तो ये किसके इक्वल आएगा, L डैश के क्यूब के साथ, यानी कि आपका V डैश इज इक्वल्स टू L डैश का क्यूब होगा। और L डैश का क्यूब होगा तो मतलब इसका क्यूब हो जाएगा, राइट। तो आप कह सकते हो कि सर हमारे पास V डैश इज इक्वल्स टू L का क्यूब 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा टी का क्यूब हो जाएगा। भाई इस पूरे का क्यूब होगा ना, तो मैंने इस पूरे का क्यूब लिख के इसको भी क्यूब लिख दिया, इसको भी क्यूब लिख दिया। अब मेरे को अगर ध्यान से पढ़ना आता है तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला किसका है, a प्लस बी के होल क्यूब का। और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हुआ करता था जब हम क्लास 9th में थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, वो आप लोग अपनी मर्जी से कैसे भी लिख लेना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरे पास v डैश इज इक्वल्स टू L क्यूब, तो ऐसे रहने देता हूँ, इसको खोल देता हूँ, या L क्यूब को मैं v लिख सकता हूँ ना, L क्यूब इज इक्वल्स टू v नॉर्मल वाला, तो इसको मैं v ही लिख देता हूँ। और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस b क्यूब मतलब अल्फा क्यूब डेल्टा t का क्यूब, तो 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा t का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 इंटू a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू b ऐसे आ जाएगा, तो 3 अल्फा डेल्टा t, राइट 3 अल्फा डेल्टा टी और 3 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, डेल्टा ही आएगा बेटा, मैं तो मना कर रहा हूँ, लिखूंगा बिल्कुल सही में, 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर और इंटू 1 आएगा तो आंसर सही आएगा। समझ में आ गया। अब बेटा जो अल्फा की वैल्यूज है ना ये काफी छोटी होती हैं। अभी हम लोग आगे इसके अगले में न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, तब आप लोग देखोगे कि अल्फा की वैल्यू 10 की पावर -4 -6 -7 ऐसे जा रही है। तो यहाँ पर अल्फा तो बहुत छोटा है, और अगर अल्फा इतना छोटा है तो उसकी पावर 2, उसकी पावर 3, ये तो और छोटे हो जाएंगे, तो ये सारी चीज नेगलेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से दिस टर्म एंड दिस टर्म इज बीइंग नेग्लेक्टेड बीइंग वेरी स्मॉल। याद करो डायमेंशन में भी हम लोगों ने ऐसे करे थे, कुछ चीजों को नेग्लेक्ट करते थे बीइंग वेरी स्मॉल, याद आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास जब डिवीजन और उससे केस करते थे ये वाली टर्म नेग्लेक्ट हो जाएंगी, तो आपके पास v डैश इज इक्वल्स टू v 1 प्लस 3 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा बेटा, राइट। यहाँ से तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आपके पास आ जाएगा v डैश इज इक्वल्स टू v प्लस 3 अल्फा v डेल्टा टी, यही आएगा। इसको इधर ले जाइए, तो v डैश माइनस v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v। तो भैया यहाँ पे लिखा जा सकता है डेल्टा v, मतलब आप समझ गए ना। एक यहाँ पे लिख दो v डैश माइनस v अपॉन में इधर से भी v ले आऊं और डेल्टा t ले आऊं, तो मेरे पास बचेगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा v, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा v अपॉन v टाइम्स ऑफ डेल्टा t इज इक्वल्स टू 3 अल्फा। और ये वैल्यू किसकी है बेटा, अभी अभी आपको बताइए गामा की वैल्यू है, देखो डेल्टा v अपॉन v डेल्टा t ये गामा की वैल्यू है। तो यहाँ से हमारे पास पहला रिलेशन आ जाएगा, गामा इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ये हमारे पास पहला रिलेशन आ गया। कहाँ पर बेटा, ये v इंटू 1 करेंगे v आएगा, v इंटू इसमें करोगे 3 अल्फा v t आएगा। बहुत बढ़िया, 11th के बच्चे ऐसे सवाल पूछते हैं, दिल खुश हो जाता है।
दिल खुशी से लबरेज हो जाता है। और इससे अच्छा वाक्यांश मैं क्या बोलूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, बड़ा मजा आता है। हाँ बेटा, आपको क्या दिक्कत आ रही है? हाँ शाबाश। किसमें अल्फा को नेगलेक्ट नहीं किया बेटा? अल्फा एक वैल्यू तो दे रहा हूँ ना, स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, एक वैल्यू को ले रहा हूँ। ये कैसे आप वो कर सकते हो? ये मैं नहीं कर रहा, मैं अगर मेरा बस करे तो यहाँ पे मैं ले लूंगा, बट ये आंसर बहुत छोटा आ जाएगा ना। तो कुल मिला के ये है कि अगर आप पूरे 4 बाल्टी पानी में से आधा मग्गा पानी निकाल दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको मग्गा ही एक दिया है, इसमें से आधा निकाल दो तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये जो क्यूब है ये 3 बाल्टी मान लो, ये स्क्वायर वाला 2 बाल्टी मान लो, और अल्फा वाला 1 बाल्टी, इसमें से एक मग्गा फर्क पड़ जाएगा हल्का सा। तो ये इसलिए हम लोग नेगलेक्ट, ऐसी कहानी हम लोग समझा सकते हैं, बट हाँ नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी करते हैं क्योंकि लार्ज वैल्यूज के सामने सारी चीजें हमारे पास क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं, उनको नेगलेक्ट हम लोगों ने किया है, राइट। तो ये चीज आप लोगों के पास गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ गया है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से कहता हूं इसी तरीके से, देखो जिस तरीके से ये हुआ है ये तो वॉल्यूम के लिए था, अगर मैं इसको सेम एरिया का लिखना चाहूँ तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डैश का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे एल डैश हमारे पास जो एरिया का था वो कैसे ऐसे वेरी करता था, है ना। अब यहाँ पे इसकी जगह पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारे पास एल स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लग जाएगा, 2ab में 2 अल्फा डेल्टा टी बचेगा, तो वहां पे हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी बीटा की आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, क्योंकि इसको तो एल स्क्वायर लिखूंगा तो ए, यहाँ पे भी ए डैश आ जाएगा, ए डैश माइनस ए अपॉन में ए, उसे क्या लिख सकता हूं मैं, बीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ में आ रहा है। तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर तो वहां पे नेगलेक्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं भैया, करा दूं। अरे शाबाश मुन्ना, मेरे को उम्मीद तो इसी की थी कि इतना जल्दी बोलेगा। ये देखो ये आ गया हमारे पास ऐसे, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि वी नो दैट एल डैश इज इक्वल्स टू एल, ये लिखा हुआ है, इसके आगे कर रहा हूं, ठीक है, इसके आगे वाले डाल रहा हूं एल डैश की, तो ए डैश इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टाइम्स डेल्टा टी का स्क्वायर, राइट। इसको मैं ए लिख सकता हूं, अभी आया नहीं नहीं नहीं, ये तो लीनियर था तो लेंथ का तो ऐसे वेरी कर रहा है ना, बीटा बाद में आया था बेटा, यहाँ पे देखो गामा बाद में आया था, गामा तो यहाँ से आया बाद में लास्ट में, पहले नहीं आ रहा कहीं पे भी, यहाँ पे भी नहीं आया, इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ए प्लस, अच्छा बेटा ये ए डैश देखो, जब मैं ए लिखता था तब आ रहा था वो, हाँ लेंथ की टर्म से लिखा है तो मैंने इतना लिखा है, तो मैंने एल स्क्वायर को इसकी टर्म से लिखूंगा तो एल की टर्म से तो इसी को लिखूंगा ना, तो बेटा एल स्क्वायर को ए लिख दिया है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, राइट, क्लियर है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही कहानी, ये नेगेट कर देंगे, तो ए डैश इज इक्वल्स टू ए ब्रैकेट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा, ए डैश फिर 2 अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पे डेल्टा ये आ जाएगा ए डैश माइनस ए, और ये बिल्कुल सेम ए की मल्टीप्लाई से 2 अल्फा डेल्टा टी, ए डेल्टा टी नीचे ले रहा हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन में ए टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, और ये वाली वैल्यू मेरे पास किसकी आ जाएगी, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा, ठीक है। तो यहां से देखो अल्फा गामा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे देखो अल्फा इज इक्वल्स टू गामा बाय 3 और बीटा की अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2, तो हमारे पास ये रिलेशन ऐसे आता है, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू गामा बाय 3, तो भैया ये रिलेशन हो जाता है आपका बिटवीन अल्फा बीटा और गामा के बीच में, जहाँ पे अल्फा अपॉन 1 इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू गामा अपॉन 3, आपके पेपर में हो सकता है 2 नंबर के लिए ये चीज़ को पूछ लें। इतनी चीज़ें समझ में आती हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, तो ये चीज़ आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास से न्यूमेरिकल्स और थोड़ा सा आगे का टॉपिक लेके चलेंगे, पेंडुलम वगैरह सारी चीज़ें, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें हमारे पास आने वाली हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इजी सा था, आसान सा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।